तो अगली चीज है आपके पास लिखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारे हैं हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे, हाँ बहुत सारे हैं। कितने हैं? कितने हैं? 4 हैं अपने पास। कितने? 4 में पहला कौन सा है? आप पढ़ के हैं? थोड़ा मोड़ा नहीं पढ़ के हैं? थोड़ा मोड़ा पढ़ के हैं और नहीं पढ़ के हैं? थोड़ा बहुत तो पता है, दो तो पता है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट भी तो होता है, वो एक ही तो है, डॉट और स्केलर एक ही चीज। ठीक है, तो हमारे पास 4 है जिसमें है एक पहला स्केलर प्रोडक्ट जिसको आप डॉट प्रोडक्ट बोलते हो, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हो, तीसरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और चौथा आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें से 2 चीजें हमारे लिए नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट। किसकी? डॉट। और इसी को आप क्या बोलते हो? स्केलर। इसी को क्या बोलते हो? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब इसके सारे मतलब को समझ लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ वेक्टर है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन वेक्टर्स। ये हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 गिवन वेक्टर्स हैं। तब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इनके डॉट प्रोडक्ट को ऐसे, ए वेक्टर डॉट कितना? बी वेक्टर। और इसका फॉर्मूला होता है आपके पास ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और बीच यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? कॉस। जहां थीटा क्या है कोई बताएगा? थीटा, हाँ थीटा जो है वो है आपके पास एंगल बिटवीन, हाँ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और साथ में थीटा जो है वो हमेशा लाई करेगा 0 से लेके किसके बीच में? पाई के बीच में। 0 से लेके किसके बीच में बच्चे? पाई के बीच में। इसका ध्यान रखें। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात समझें, इसके बहुत सारे मीनिंग्स होंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारे लिए जरूरत की चीज है। फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो? फिजिकल मीनिंग। हम ऐसे बोल के बता देंगे फिजिकल मीनिंग का क्या मतलब है, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग अपन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि रिजोल्यूशन वगैरह हमें पढ़ने भी है। अच्छा, इसमें और बात समझे थोड़ा कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पॉजिटिव हुआ तो थीटा क्या होगा? एक्यूट होगा। क्या होगा? और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर नेगेटिव हुआ तो थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। ये बात हम जानते हैं क्योंकि cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 हुआ तो थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? हाँ राइट एंगल होगा। क्या बात समझ में आ रही? तो नोट करके लिख दो यहीं पे, इफ a vector dot b vector is positive then theta is acute angle। ठीक है। दूसरा, if a vector dot b vector is negative then theta is obtuse angle। और तीसरा, if a vector dot b vector is 0 then थीटा इज राइट एंगल। तो थीटा हमारा क्या होगा बच्चे? राइट एंगल। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, आप जरूरी बात समझेगा, इसकी फिजिकल मीनिंग होती क्या है बेसिकली। ये आप करते आ रहे हो फिजिक्स में, बार बार करते हो, बस उसका फिजिकल मीनिंग कहने के लिए हम बता दें कि मान लीजिए हमारे पास कोई ए वेक्टर जो है वो फोर्स है। क्या है? जिसके जो किसी पॉइंट ओ पे हमारा एक्ट हो रहा है, उसके चलते कोई हमारा एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसको हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? यानी अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग को थोड़े शब्दों में एक्सप्लेन करें तो क्या है इसकी फिजिकल मीनिंग, और फिर उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल की तरफ चलेंगे कि हमारे पास यहाँ कोई एक फोर्स लग रहा है, ऐसा कुछ ए वेक्टर ऐसा इधर की तरफ जा रहा है, तो इसके चलते कुछ यहाँ पे हमारा एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बी वेक्टर। ये हमारा पॉइंट ओ है, ये हमारा पॉइंट ए है। ठीक है, इसके बीच का एंगल कितना है बच्चे? थीटा। अरे हाँ, अगर यहां से एक हम परपेंडिकुलर डाल दें जिसको हम नाम दे देते हैं सी, तो ओसी जो है वो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ या ना? और इसी को आप क्या बोलते हो? वर्क डन बोलते हो। क्या बोलते हो? यानी यहां डॉट प्रोडक्ट जो है वो वर्क डन रिप्रेजेंट करता है जो हमें निकलता है मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या आप ऐसे बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसे ही लिखते हो। अरे वर्क डन तो पढ़ा होगा। तो बेसिकली फिजिकल मीनिंग में क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन। क्या रिप्रेजेंट करता है? तो लिख देगा एक शब्द में यहीं पे। ठीक है,
A vector dot B vector represents work done by force A vector, ठीक है, in moving its points of application, its point of application from O to B, और ये कितना होगा आपका, यही होगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर, यही लिख सकते हैं, यही फिगर से लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, ये तो आपका हो गया फिजिकल मीनिंग, जिससे हमारा कुछ ज्यादा लेना देना है। ये तो सभी को पता है ना कि ये वाला OC जो होता है वो कितना होता है, B वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये जानते हैं ना सभी लोग। ओके, हमें जो बेसिकली समझनी है वो है इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, क्या बच्चे, और यहीं से हम प्रोजेक्शन भी पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगला चीज लिखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे कि हमारे पास मान लीजिए एक ऐसा वेक्टर है जिसको हम ए वेक्टर नाम दे दिए, और यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हम क्या नाम दे दिए बच्चे, बी वेक्टर, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर हम थोड़ी देर के लिए डाल रहे हैं, और यहां से एक हम परपेंडिकुलर इस पे डाल रहे हैं, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। ये हमारा 90 डिग्री हमने डाल दिया, ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना है बच्चे, 90 डिग्री। इसका हम कुछ नेमिंग कर देते हैं, मान लीजिए एल नाम दे दिए, और हम क्या नाम दे दिए, एम, और ये वाला बीच का एंगल हम ले लिए थीटा, ठीक है। अब चल थोड़ा सा लिख ले कि हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो बेसिकली ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा है, हाँ है ना। अच्छा, एक बात बताएगा थोड़ा देर के लिए, समझना कि ए वाली जो डिस्टेंस है वो बेसिकली बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा की तो है नहीं क्या, यानी ए वाली जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको लिखना चाहें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड मतलब OL लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हुए, यानी ये बेसिकली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां समझना, ए रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ, ध्यान देना क्या लिख रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, क्या यही बात है, क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा, ये चीजें आई हमारी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की पहली मीनिंग निकल के, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समझना थोड़ा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ, थोड़ा देखना और ध्यान से बताना जो लिख रहा है सही है या नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, हाँ या ना बोलेगा, कैसे, क्योंकि अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, हाँ या ना, और ए क्या है आपका, OM है। यानी बेसिकली हम यहां से ये बात कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली ए डॉट प्रोडक्ट जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्शन एक तरीके से, और उसका उसी के क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, सेम चीज है, देख रहे हैं। यानी यहां से हम दो चीजें और समझ पा रहे हैं, वो है कि अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, किसमें बच्चे, ए वेक्टर ऑन, तो इसका फॉर्मूला देख, हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है, तो इधर हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और अगर हमसे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर पूछ ले ऑन कितने पे, ए वेक्टर के, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सर याद कैसे रखें, सिंपल है कि जिस पे प्रोजेक्शन आप निकाल रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर आप ए वेक्टर पे गिरा रहे हो तो ए वेक्टर को नीचे रखो सपोर्ट के लिए, ऐसे याद रखो। अगर आप बी वेक्टर पे गिरा रहे हो दूसरे वाले को, तो बी वेक्टर को नीचे रखो, ऊपर तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही है। क्या डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आया?
बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर का उसी के मैग्नीट्यूड से जिस पे हम गिरा रहे हैं उससे मल्टीप्लीकेशन। ये हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग क्या होता है, वेक्टर। फॉर्मूला याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन है नोट कर। चलिए तब तक अभी एक चीज लिखते रहे, वो है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रूफ में हम नहीं जा रहे, सीधे सीधे प्रॉपर्टी बता रहे, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखे या बी वेक्टर डॉट क्या लिखे, ए वेक्टर, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इसको हम क्या बोलते थे, याद है किसी को, कॉम्यूटेटिव लॉ। बहुत बढ़िया। फिर अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दें और इसका डॉट सी वेक्टर लगा दें, या फिर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख दें, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या, हम ये जानना चाह रहे हैं। इस तरीके की चीजें जब लिखें ना तो संभल के लिखें। ये आपको दिख रहा होगा कि स्केलर ट्रिपलेट जैसा दिख रहा है, लेकिन ये मीनिंगलेस है। क्या है, क्योंकि आप देखो ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ गया, यानी मल्टीप्लाई होकर 2 3 5 कुछ आया होगा, और उसको आप सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि एक वेक्टर है। तो जरूरी है क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। कभी कभी हम इमोशंस में जो एडिशन का प्रॉपर्टी है ना, वो यहां फॉलो करा जाता है। तो इसका ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी जो है वो सोच समझ के लिखनी है वेक्टर में, हर जगह ऐसे जनरलाइज रिजल्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा। लेकिन इसी चीज को हम अलग तरीके से अगर लिख दें, हम इसी को ऐसे लिख दें, ए वेक्टर डॉट यहां लिख दें बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तब ये ऐसा दिख सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट कितना, सी वेक्टर, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानते हैं। या सुनो, ये दूसरा वाला समझ में आया। ओके। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर डॉट, यानी ए वेक्टर कितनी बार है, 2 बार। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए वेक्टर मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस, और यहाँ क्या लिख सकते हो, cos थीटा, और cos थीटा तो 0 है, मतलब थीटा 0 है तो cos 0 कितना है, 1 है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या ये बात समझ, अगली चीज समझेंगे। चौथी प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास n ए वेक्टर है और m b वेक्टर है, तो आप इसको स्केलर को एक साथ रख सकते हो और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को एक साथ रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी, एन ए वेक्टर एम बी वेक्टर हो गया। अच्छा, मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का भी लिख देते हैं। अच्छा, अब ऐसे ही सुन लो पहले, आई कैप डॉट आई कैप क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जे कैप डॉट जे कैप क्या होना चाहिए, ओके, और के कैप डॉट के कैप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात तय कर ली यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर जो है वो हमारे पास a1 आई कैप प्लस का a2 जे कैप प्लस का a3 के कैप, एंड हमारे पास बी वेक्टर मान लीजिए आपके पास है b1 आई कैप प्लस का b2 जे कैप प्लस का b3 के कैप, तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आने वाला है वो आने वाला है a1 a2 प्लस का b1 b2 और प्लस का, सॉरी हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, a1 b1 प्लस का a2 b2 और प्लस का a3 b3। क्या ये बात समझ में आई, क्या क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि यहां कुछ बातें हमने लिखी, सिंस आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप जो है सब कितने के बराबर है, और आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप, सब कितने के बराबर है। क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर दो वेक्टर हम ले रहे हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, जो अभी हमने लिखा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन वेक्टर्स एंड इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाए, 0 हो जाए,
तो या तो ए और बी दोनों में से कोई एक जीरो होगा, या फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? तो ये अगर जीरो हो जाता है देन आप ये बोलोगे कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के। ज्यादातर इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास यही है, समझ में आ रहा है? जहां पे इफ, ये भी बात समझ ले, ए एंड बी आर गिवन आर नॉन जीरो लिख रहे हैं। यहां क्या लिख रहे हैं बच्चे? नॉन जीरो। समझ में आ रहा है कि ये नॉन जीरो है, तब तो ये डेफिनेटली क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है। क्या ये बात समझ में आ रही? अच्छा, कुछ और बातें? ये हो गई हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब समझेगा कि अगर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और माइनस है तो माइनस भी लगा दे, हाँ या ना? तो इसको अगर सॉल्व करेगा तो तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा, सोचते जाना। सोच लिया क्या? सोच लिया। और इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अरे हाँ या ना हो? तो क्या तुम्हें ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर ऐसा दिख रहा है? प्लस माइनस के साथ बोला है, एक तरीके से आइडेंटिटी बन के निकल के आए। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टी लिख सकते हैं? हाँ, अगर यहां पे हमारे पास ऐसा कुछ वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि ए मॉडुलस का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? अच्छा, और क्या बना सकते हैं प्रॉपर्टी? आई कैप जे कैप के कैप वाला बता दिया। अच्छा ठीक है, एक और प्रॉपर्टी लास्ट, कि अगर आपके पास मान लीजिए एक आर वेक्टर जिसको आप लिख रहे हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का कितना बचे, जेड के कैप, तो इसका अगर हम आई कैप के साथ प्रोडक्ट ले ले और जे कैप के साथ प्रोडक्ट ले ले और के कैप के साथ ले ले प्रोडक्ट, तो इसका वैल्यू केवल एक्स वाई जेड ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यानी हम कह रहे हैं इफ वी टेक इट्स डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप जे कैप एंड के कैप, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? थोड़ा समझ, हम पूरा नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो समझना है यहीं से कि अगर हम इसको, इस आर वेक्टर को, समझना, आर वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई कैप के साथ, किसके साथ? यानी सीधा सीधा बोल रहे हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आई कैप। तो ए वाला कंपोनेंट और ए वाला कंपोनेंट तो जीरो हो गया, तो केवल यहां से क्या बचने वाला है? एक्स। सिमिलरली आर वेक्टर डॉट जे कैप जो है वो वाई है और आर वेक्टर डॉट के कैप जो है कितना है? जेड। क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अरे बोला यार, इतनी बातें क्लियर रहेंगी, ठीक है, नोट कर फटाफट, आगे चलते हैं। अगली चीज जो दिमाग में रखनी है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहला एप्लीकेशन है एंगल निकालने के लिए। क्या करने के लिए? तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसमें है फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और उसके लिए सिंपल फॉर्मूला जैसा अभी आपने देखा कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ, तो सीधे सीधे लिख देते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ, आप यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस। अच्छा, ए वेक्टर मॉडुलस को सिंपली ए और बी वेक्टर मॉडुलस को सिंपली बी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, हाँ या ना? लेकिन अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू a1, जो अभी हमने यहां पे लिया था, क्या लिया था बच्चे? a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, तो वहां से सीधे लिख सकते हैं a1 b1 प्लस का a2 b2 प्लस का a3 b3, और डिवाइड में नीचे कितना आ जाएगा? रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस का a3 स्क्वायर, और फिर रूट अंडर कितना बच्चे? b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर और प्लस का कितना? b3 स्क्वायर लिख देते हैं।
वेयर यहां हमने मान रखा है वेयर a वेक्टर इज इक्वल टू कितना मान रखा है a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप और b वेक्टर को हमने मान रखा है b1 i कैप प्लस का b2 j कैप प्लस का b3 k कैप। बस उस प्रोडक्ट को हमने सिंपलीफाई करके लिख दिया, हाँ या ना। अच्छा वही यहीं से बात आई कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर को क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री होना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है यहां से? क्योंकि सीधा सीधा बात है कि अगर a हमें 0 चाहिए तो a हमें 90 चाहिए और 0 अगर a हो रहा है तो a वाला 0 तो हो नहीं सकता मैग्नीट्यूड, तो 0 किसको होना पड़ेगा ऊपर वाले को। यहां से भी कंक्लूड कर सकते हो। ओके ये तो पहली एप्लीकेशन आई जिसमें इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। जितने भी आपने वो कोसाइन रूल पढ़ रखे हैं ना उसको आप वेक्टर से भी प्रूफ कर सकते हो। sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी ये सारे वेक्टर से प्रूफ हो जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है हम उस प्रूफ में जा नहीं रहे, ठीक है। तो एप्लीकेशन बहुत सारा है, लेकिन जो दूसरा एप्लीकेशन है उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। इसके इधर वाला हो गया और उसके बाद इसके क्वेश्चंस कर देंगे, ढेर सारे कांसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा कोई भी वेक्टर जो है उसको हम दो तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, एक अलोंग द वेक्टर और परपेंडिकुलर टू वेक्टर। समझ रहे हो, अलोंग द वेक्टर और जैसे मान लीजिए बी वेक्टर है तो एक बी वेक्टर का कंपोनेंट हो सकता है ए वेक्टर के अलोंग और एक बी वेक्टर का कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ऐसा हो सकता है ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर हो सकता है और ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ऐसा हो सकता है। और उसके लिए भी किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। थोड़ा कंसेप्ट को समझ लें, लेंदी हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सीधे दो लाइन में समझाएंगे, उसको समझ लें। तो अगला कंसेप्ट लिखेगा इसका फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, फाइंडिंग कंपोनेंट of a vector along find component of b vector लिख दे रहा है b vector along a vector and perpendicular to a vector and vice versa। दोनों केस को हम एक साथ बता देंगे कि हम बेसिकली b वेक्टर का कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं वेक्टर a के along और उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब समझना इस चीज को कि हमारे पास यहां पे एक कोई ए वेक्टर है और यहां पे हमारा कोई एक बी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल रखा है, यहां पे इसका नाम ओ दे देते हैं, इसका ए नाम दे दिया, इसका बी नाम दे दिया, इसका कुछ नाम हम पी दे देते हैं और इसका नाम हमने बी दिया है। तो ओपी जो है क्या है, वो है बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, है ना। और पी बी सॉरी बीपी जो है वो है बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें? तो थोड़ा यहां से समझ कि अगर हम बी अगर इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये डायरेक्शन ऐसे ले लिया, ये डायरेक्शन ऐसे ले लिया और ये डायरेक्शन ऐसा है और ए वेक्टर का डायरेक्शन भी ऐसा ही है, हाँ ना, मान लिया। तो यहां से तुम बोल सकते हो कि जो बी वेक्टर है बेसिकली वो बराबर है आपके पास ट्रायंगल्स लगा है ओपी वेक्टर के और प्लस पी बी वेक्टर के। सोच ले कोई दिक्कत है इसमें? ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा है, कोई दिक्कत है? अच्छा तुम्हें निकालना क्या है, ओपी वेक्टर। क्या निकालना है? अब मुझे एक बात बता कि अगर ओपी वेक्टर को तुम किसी भी तरीके से देखना चाहते हो तो यहां से ओपी वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो? ओपी वेक्टर को ध्यान से देख, ओपी वेक्टर को क्या लिख सकता है? अच्छा एक बात बता, ओपी वेक्टर को तुम ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सोच के बता, लिख सकता है नहीं लिख सकता है? लिख सकता है, लिख सकता है। अरे इसी चीज को हम इसके डायरेक्शन में ले रहे हैं, सिंपल। अब ए वाली क्वांटिटी तो हमारे पास है, कितनी है? अरे आया नहीं आया, यानी यहां तुम बोलोगे कि सर ओपी वेक्टर और कुछ नहीं है, बी वेक्टर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या है? अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या? ए कैप का फॉर्मूला भी तुम्हारे पास है और कॉस थीटा का फॉर्मूला भी तुम्हारे पास है, हाँ या ना। तो तुम इसको ऐसे लिखना चाहोगे क्या कि ओपी वेक्टर बी वेक्टर है और कॉस थीटा बेसिकली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड है। अब हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हाँ या ना। और यहाँ ए कैप बोल आया क्या? इससे ये जो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड है इससे ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है,
तो थोड़ा ध्यान से देख, तो ओपी वेक्टर जो है बेसिकली वो तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर मॉडुलस, और ए कैप को तुम लिख सकते हो ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर मॉडुलस प्लस माइनस के साथ। सोच, प्लस माइनस लगेगा ना भैया? अरे यूनिट वेक्टर किधर भी हो सकता है। ओके, तो यहां से तुम ये बात बोल सकते हो कि ओपी वेक्टर को अगर थोड़ा जनरलाइज करके लिख दो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या बैठा दे, बोला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए दो बार है तो स्क्वायर बैठा दिया, और इस ए वेक्टर को अकेले छोड़ दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ए है बी वेक्टर अलोंग, बी वेक्टर किसके, ए, बोला है। कोई कंफ्यूजन है? अच्छा एक बात बता, ये तो आपने ओपी वेक्टर निकाल लिया, अब दूसरा आपको क्या निकालना है, पीवी वेक्टर। क्या निकालना है? क्या पूरा सॉल्व करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखना पीवी वेक्टर अगर हमें निकालना है तो हम बोलेंगे यहां से पीवी वेक्टर बेसिकली जो आ रहा है वो आ रहा है बी वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, हाँ या ना बोल? तो सीधा सीधा हम पीवी वेक्टर यही लिख देंगे कि बी वेक्टर है माइनस ओपी वेक्टर हमने निकाल रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर डॉट कितना, ए वेक्टर। अरे हाँ या ना बोल? ये हमारा हो गया बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर जनरलाइज कर रहे हैं, अब समझना, हम यहां जनरलाइज करके नोट करके लिख रहे हैं कि अगर हमें निकालना है ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, अलोंग, देख हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर बी वेक्टर। सोच ले, अरे सीधा सीधा बात है कि अगर हम अलोंग ए वेक्टर निकाल रहे हैं तो ए वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर रहे हैं स्क्वायर से, और ए वेक्टर से ही क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो जनरलाइज कर लिए। अरे आया नहीं आया? और उसी तरीके से अगर हमें इसका परपेंडिकुलर निकालना हो तो ए वेक्टर माइनस, क्या बच्चे ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर जो होगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सॉरी ये भी बात समझना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। यहां हम क्या लिख देते हैं बच्चे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्या लिखोगे, ए वेक्टर माइनस यही वाला क्वांटिटी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर डॉट, यहां पे क्या लिख दोगे, बी वेक्टर। अरे आया नहीं आया? क्लियर है? ए है आपका कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, या कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है, नोट करें, इस पे क्वेश्चन करें। यहां भी कंपोनेंट ही लिखना, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, और यहां है आपका कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड दूसरा वेक्टर दिया आपके पास 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप। तो लोग नोट करते रहो, तब तक क्वेश्चंस लिख देते हैं। इफ a vector comma b vector and c vector are non-zero vectors such that a vector dot b vector is equal to a vector dot c vector, then find the geometrical relation between the vectors, relation
between the vectors. कह रहा है if r vector dot I cap is equal to r vector dot j cap is equal to r vector dot k cap and r vector magnitude is equal to 3, then find r vector. अगला है if a vector comma b vector and c vector are unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector equal to 0, then find value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector. ठीक है, हो गया, इधर पूरा नोट हो गया. तो हमारे पास कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन दिस. ठीक है, तो देखें एंगल का फॉर्मूला हमारे पास है, इसका हम ए वेक्टर नाम दे देते हैं. ए वेक्टर कितना है हमारे पास, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का कितना बच्चे 3k कैप. बी वेक्टर हमारे पास दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस कितना k कैप. तो हम सीधे सीधे लिखना है cos थीटा इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप और इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं दूसरे के साथ, यानी लिख रहे हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का कितना k कैप. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. क्या ये बात समझ में आ गई? डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ए वेक्टर जो आएगा रूट अंडर आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आएगा 9 प्लस 4 प्लस 1. सही बात है. तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है ऊपर आ रही है 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 और 3 इंटू 1 कितना आ गया बच्चे 3. नीचे आ गया ये 9 4 13 1 14 9 4 13 1 14 यानी रूट 14 आ गया. बोला है. तो यहां से हम देख रहे हैं 4 3 7 3 10 यानी हमारे पास थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है cos इनवर्स 10 अपॉन कितना बच्चे 14. तो आप क्या लिख सकते हैं 5/7. क्या लिख सकते हो? तो cos इनवर्स a कितना आ जाएगा बच्चे 5/7. यही हमारा कहलाएगा एंगल बिटवीन. क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर है. चलिए दूसरे पे चलते हैं. ये कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, यानी ये जीरो वेक्टर. तो कह रहा है कि ये गिवन दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट. तो ये ए और बी और सी के बीच में ज्योमेट्रिकल रिलेशन क्या है, बेसिकली एक एनालिसिस टाइप क्वेश्चंस है इस तरीके के कि क्या कंक्लूड कर रहे हैं आप, इससे कितनी बातें कंक्लूड कर पा रहे. तो जो बातें कंक्लूड हो रही है उसको अगर समझने की कोशिश करें, यानी इस वाले क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो बराबर है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. है ना? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर. है ना? या जीरो लिख सकते हैं सीधे क्योंकि दोनों डॉट प्रोडक्ट है ना. क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो यहां से अगर हम दोनों में से ए कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें, तो हमारे पास ये आ रहा है बी वेक्टर माइनस कितना इक्वल टू जीरो. अरे हाँ यार, और कह रहे हैं कि ये नॉन जीरो वेक्टर्स है. क्या बच्चे? तो अगर नॉन जीरो वेक्टर्स है तो हमारे पास दो चीजें कंक्लूड हो रही है यहां से. पहला कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर फर्स्ट, और दूसरी बात कंक्लूड हो रही है कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कितना हो जाए, यानी यहां से ये बात कंक्लूड हो रही है कि बी वेक्टर बराबर हो जाए कितने के सी वेक्टर बराबर हो जाए, जीरो नहीं है, ये दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए. ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं? नहीं नहीं बोल सकते. अरे बोल सकते नहीं बोल सकते. अरे डर का है, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते. सिंपल सी बात है कि अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना है. तो एक कंडीशन ये निकल गया, या फिर ए वाला जीरो हो जाए. ए अलग कोई वेक्टर होगा ना बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को हम जीरो कर रहे हैं, ना कि बी वेक्टर और सी वेक्टर को जीरो कर रहे हैं. क्योंकि अगर बी वेक्टर जीरो हो गया तो ये माइनस सी वेक्टर बच जाएगा, और अगर सी वेक्टर जीरो हो गया तो ये बी वेक्टर बच जाएगा. तो इन दोनों का जो ऑपरेशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन वो क्या हो रहा है, ऐसा हो सकता है. तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि या तो बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर हो जाए, या फिर ए वेक्टर जो है वो उस दोनों के डिफरेंस के परपेंडिकुलर हो जाए. क्या ये बात समझ पा रहे?
तीसरा क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, क्या कह रहा है कि आर कैप, आई कैप, आर कैप, जे कैप और आर कैप, सॉरी आर वेक्टर के कैप जो है वो कितने के बराबर है? ये तीनों आपस में बराबर है, हमें आर वेक्टर निकालना है। तो मान लीजिए लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप और प्लस का कितना बच्चे जेड के कैप। हाँ या ना, कोई दिक्कत है? तो हमारे पास दिया है आर वेक्टर डॉट आई कैप जो कि एक्स के बराबर हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट जे कैप जो कि वाई के बराबर हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट के कैप जो कितने के बराबर हो जाएगा? ये दिया है एक्स वाई जेड, यानी एक्स बराबर है वाई के बराबर है जेड के, ये गिवन इंफॉर्मेशन। हाँ या ना, ओके। और कह रहा है कि आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का, और ये तीनों आपस में, तो आप यहां से बोल सकते हो कि रूट अंडर 3x स्क्वायर जो है वो कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। यानी आप बोल सकते हो कि रूट अंडर 3x जो है वो कितने के बराबर है? अरे हाँ है ना, रूट 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? रूट अंडर 3। x की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से हम x की वैल्यू रूट अंडर 3 निकाली, और जैसे x निकल गया y निकल गया, तो हमारे पास जो गिवन वेक्टर है r वेक्टर वो निकल गया कितना? रूट 3 आई कैप, रूट 3 जे कैप और रूट 3 प्लस माइनस के, हाँ प्लस माइनस के साथ दोनों हो सकता है, ये बता रखा है। -1 का स्क्वायर भी तो उतना ही आना है, ठीक है। तो यहां लिख देगा प्लस माइनस रूट 3 और यहां लिख देगा कितना? आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ये आपका रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो जाएगा ये? अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है बच्चे? और इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना है? 0 है। तो हमसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना है। सबसे पहली बात तो ये हमें पता चलना चाहिए कि ये आएगा कहां से। ए बी बी सी सी ए कैसे आता है? बचपन की बातें याद करके बता। ए बी बी सी सी ए कैसे आता है? कहां देखा है ए बी सी अगर एक साथ दिया हो कुछ, तो ए बी बी सी सी ए कैसे आता था? अच्छा एक बात बता, ए बी दिया है तो ए बी कैसे आता था? जब होल स्क्वायर कर देते थे तो फॉर्मूला आता था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, सी ए चाहिए, तो कहां से आया होगा ये? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से आया होगा। अरे नहीं, क्या सोचने का तरीका बता। हाँ या ना, यानी ये बात होता है कि अगर यहां से समझेगा, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा है इधर से ऐसे घूम के यहां, कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर है, तो इनका होल स्क्वायर का भी वैल्यू कितने के बराबर रहा होगा? और अगर इसका होल स्क्वायर आप लिखोगे तो देखना, मॉड ए का स्क्वायर आएगा, मॉड बी का स्क्वायर आएगा, मॉड सी का, अरे आएगा नहीं आएगा, प्लस क्या आएगा यहां से 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर डॉट और प्लस का 2c वेक्टर डॉट, अरे आया नहीं आया। और ये कह रहे हैं तीनों यूनिट वेक्टर क्या है, तो इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी, तो ये हो गया 3 और प्लस 2 यहां से कॉमन कर लिया, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस का b वेक्टर डॉट और प्लस का c वेक्टर डॉट इक्वल टू कितना? तो क्या ये तुम्हें 3 उधर जाते हुए दिख रहा है? तो क्या तुम्हें a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर और प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर की वैल्यू -3/2 दिख रही है? सोच ले, कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है? चलो कर फटाफट आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है इफ a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर, if a vector comma b vector and c vector are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes, then find the angle between
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हमें इसके बीच का क्या करना है बच्चे, एंगल निकालना है कि ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तीनों का जो रिजल्टेंट है उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो मान लेते हैं इनके बीच एंगल थीटा है। क्या है, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास एक फॉर्मूला है cos थीटा का जो ऐसा दिखता है, ए वेक्टर डॉट यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड और इसका भी, जो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को आप कुछ मान सकते हो कि हाँ ये सी वेक्टर के बराबर। कह रहे हैं सबका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है। क्या है, यानी ये बात खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये आपस में क्या इक्वल। इसको हम थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, गिवन है, हाँ या ना बोल, क्या मान लिए। तो अगर ऊपर ध्यान से देखेगा तो cos थीटा को हम थोड़ा रिजॉल्व कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो ए स्क्वायर हो गया, हाँ या ना, बाकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। सोच ले, क्योंकि हम जानते हैं ना यहाँ पे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो हो जाएगा और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी कितना हो जाएगा, या समझ। अच्छा, नीचे हमारे पास ए ही है और ई भी ए है, ई भी ए है और ई भी ए है, यानी 3a है। नहीं समझ में आ रहा है, ए क्या है आपके पास, 3a है। तो हमारे पास जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो कितनी आ रही है आपके पास, 3a स्क्वायर आ रही है। अच्छा, पहले तो लिख देते हैं 3a, हाँ या ना। तो ऊपर आप देख पा रहे हो कि cos थीटा जो है आपके पास a स्क्वायर है और नीचे 3a स्क्वायर है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है cos इनवर्स कितना, 1/3 या √3, 3 या √3, पक्का कुछ गड़बड़ किया। यहां कुछ गड़बड़ किया, ये हमारे पास कैसे आया, ये चीजें हम थोड़ा समझना चाहते हैं। नहीं, ये गड़बड़ किया हमने, रुक जा, ये ठीक है। ए वेक्टर तो ठीक है, लेकिन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस कैसे, हम डायरेक्ट ए थोड़ी लिख सकते हैं, अलग अलग थोड़ी दिया है। अरे नहीं समझ में आ रहा, हम बोल रहे हैं ए तो ठीक है, ये तो हमने लिख दिया कि हमारे पास ए, इसको हमने ए माना है ना। तो क्या ये बात तय है क्या कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस प्लस सी वेक्टर मॉडुलस जो है वो बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉडुलस। ए कहीं दिया है क्या, नहीं दिया ना। जो हम लोग गलत लिख रहे हैं उसको हम लोग ए कितना लिख दे रहे हैं, 3a लिख रहे हैं। तो हमें तो ए वैल्यू चाहिए, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ए वाली वैल्यू चाहिए, हाँ या ना। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए फिर से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉडुलस बोले उसका लगा दे। इससे क्या फायदा होगा, ए हमारा मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का और प्लस का 2 ब्रैकेट के अंदर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर डॉट, जो कि हमारा क्या है, सारा जीरो है, ये सारा क्या है। तब यहां से हमें ये जो मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर वो मिलेगा 3a स्क्वायर, हाँ या ना वो। तो यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है मॉडुलस वो हमें मिलेगा √3a प्लस माइनस के साथ, हाँ या ना। क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो केवल क्या ले लिया, पॉजिटिव। अब इसको अगर उठा के हम यहां पुट करते हैं तो cos थीटा की वैल्यू ऊपर कितनी है हमारे पास और नीचे हमारे पास है a और यहां से आएगा √3a बोल आया। अब इस a से a कट गया पूरा का पूरा, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, cos इनवर्स 1/√3। 1/√3 किसी की वैल्यू होती है क्या, नहीं होती है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि आपके पास है इफ ए वेक्टर मॉडुलस प्लस बी वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर is equal to c vector, then find angle between a vector and b vector। तो हमें किसके बीच का एंगल निकालना है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। सोचेगा क्या हो सकता है,
सोच सोच फटाफट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर दिया है, ठीक है। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, यानी हमें cos थीटा निकालना है, तो किसी भी तरीके से हमें cos थीटा को तो लेके आना पड़ेगा। क्या इसको स्क्वायर करने से cos थीटा आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन क्या इसको स्क्वायर करने से cos थीटा आएगा क्या? हाँ आएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर हम होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ और प्लस 2 ए वेक्टर डॉट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos थीटा। सोच ले, और हमें cos थीटा की ही तो तलाश है। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर कितने के बराबर है? सी। तो यहां पे हम सीधे सीधे लिख देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब यहां से ए वेक्टर प्लस बी स्क्वायर कितने के बराबर है? सी स्क्वायर के बराबर है। या ऐसे भी समझना कि ए ऐसा है, और यहां पे हमारे पास इस वाले को थोड़ा कंपेयर करना चाहे अगर, कि हमारे पास C जो है वो बराबर है मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर और प्लस का 2 ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस। इसको हम लिख रहे हैं यहां से, और ये वाली जो एक्सप्रेशन हमने लिखी है यहां से। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? इसका होल स्क्वायर किया तो हमें ये वाला मिला, मिला नहीं आ रहा है। कौन सा वाला? ए वाला? ए वाला कौन सा वाला बता फिर से। ए वाला। देख, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का इज इक्वल टू सी वेक्टर स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ए वाला, ए यहां पे लिख दे इसको ऐसे लिखा, और सी स्क्वायर क्या होता है? मॉड सी स्क्वायर ही होता है। तो ये मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से लिखा ए वेक्टर बी वेक्टर 2ab डॉट है तो ए बी cos थीटा, और यहां से होल स्क्वायर किया तो ए सी स्क्वायर हो गया इधर का, राइट साइड का, इधर मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर और 2 मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी आया। कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब यहां से इस दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि है तो दोनों एक ही चीज है, ए अगर राइट साइड लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा? ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, तो यहां तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? हाँ दिख नहीं है तो कितनी है? 1 है। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब थीटा कितना है? 0 डिग्री। कितना है? तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। बोल आया? अरे आया नहीं आया? एक क्वेश्चन लिख रहा है, सभी लोग सॉल्व करके रखेंगे। लिखेगा, if 3 unit vectors A vector comma B vector and C vector satisfy A vector plus B vector plus C vector is equal to 0 vector, is equal to कितना दे दिया? 0 vector. If 3 unit vectors A vector B vector C vector satisfy A vector plus B vector plus C vector is equal to 0 vector, then find the angle between A vector and B vector. एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करेंगे, और दूसरा if theta is the angle between unit vectors A vector and B vector, then prove that, एक रिजल्ट की तरह याद रखेगा, पहला कि cos थीटा बाई 2 जो होगा वो बराबर होगा 1/2 A वेक्टर प्लस B वेक्टर के मॉडुलस के, और कि sin थीटा बाई 2 जो होगा वो बराबर होगा 1/2 मॉडुलस A वेक्टर माइनस B वेक्टर। ये इतने के बराबर। ठीक है, फटाफट लिखेंगे क्वेश्चन पहले और इसको ट्राई करें। हाँ क्या कह रहा है? 3 यूनिट वेक्टर से ए बी सी सेटिस्फाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना? 0 वेक्टर। ठीक है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिर से हमें एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर ही चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल लाने के लिए हमें किसी भी तरीके से वही चीज लेके आनी पड़ेगी, स्क्वायर करके। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देख, ए दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर। यस और नो?
हम सोचने का अप्रोच बता रहे क्योंकि हमें ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं से हमें ए बी को साथ बैठाना पड़ेगा और उसको होल स्क्वायर करके ए बी ए डॉट बी यानी ए बी cos थीटा लेके आना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते तो इधर भी आपका हो जाएगा, सीधे सीधे लिख दे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? तो यहां से आपके पास आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस का मॉड बी स्क्वायर प्लस का 2a b cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ओके, ये कह रहे हैं तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है, हाँ या ना? cos थीटा आएगा। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, ये समझ नहीं आ रहा है क्या कैसे हो रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, ऐसे बन रहा होगा ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना? बी सॉरी प्लस का बी वेक्टर डॉट कितना? ए हो गया ए स्क्वायर, ए हो गया बी स्क्वायर, ए हो गया 2ab। अच्छा अरे आया, यहां सारे क्या कह रहा है? यूनिट वेक्टर है, सारे कितने के बराबर है? तो यूनिट वेक्टर है तो ए वाली वैल्यू 1 प्लस ए आ जाएगा, कितना बचे? 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहां क्या आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 1। यस और नो? तो यहां से हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू ए आपके पास 1 है, इधर जाके कितना हो जाएगा? -2 यानी -1, हाँ या ना? और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। तो थीटा की वैल्यू हमें सीधे 2π/3 दिख रही है, आप सोच लो। अरे ये ऐसे लिखेगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 1/2 कितना होता है? पाई कितना? 3 कितना? π/3 माइनस के साथ, तो हम तो कंपेयर कर नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस, अरे आया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? 2π/3। आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन है, देख क्या कर सकते हैं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालना है, cos थीटा/2। हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, हमें प्रूफ करना है। अभी भी ये हमारा यूनिट वेक्टर ही है, अभी भी हमारे पास ये क्या है? तो हमें जो निकालना है वो हमें निकालना है फिर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही चाहिए। तो हम ये काम करें फिर से इस क्वेश्चन में भी यही काम कर रहे हैं, समझ में यहाँ पे क्या? यहां फिर से ले रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ रहा है a मॉडुलस स्क्वायर प्लस का b मॉडुलस स्क्वायर और प्लस का 2a वेक्टर b वेक्टर cos थीटा आ रहा है क्या? ओके, तो यहां से ये ध्यान से देख, ये आ रहा है 2 + 2 cos थीटा। सोच ले कितना आ रहा है? 2 + और इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है? 2 + 2 cos थीटा को ऐसे लिख सकता है क्या? सोच तो, अरे लिख सकता है नहीं लिख सकता है? और 1 + cos थीटा कितना होता है बच्चे? 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 cos स्क्वायर बोलाया। तो तुम यहां से देख पा रहे हो कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर जो है वो 4 cos स्क्वायर थीटा/2 आ रहा है, हाँ या ना? तुम्हें चाहिए क्या प्रूफ करने के लिए? cos थीटा/2। क्या चाहिए? तो इसको इस साइड लेके आया, इसको इस साइड लेके आया, और इसको cos स्क्वायर है तो cos चाहिए तो स्क्वायर रूट लगाए, तो क्या तुम्हें सीधा सीधा cos थीटा/2 जो है इसका स्क्वायर गायब होके कितना दिख रहा है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर, हाँ या ना? बोल, क्या यही प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था। दूसरे वाले में माइनस का करके देख, किसका माइनस करेगा तो देख सेम चीजें हैं, बस यहीं पे रिजल्ट चेंज कर रहा है। यहाँ पे ये आएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, a वेक्टर मॉडुलस प्लस का -2a वेक्टर b वेक्टर cos, अरे आया नहीं आया? अभी भी ये ध्यान से देखेगा तो 2 - 2 cos थीटा है, और इधर आपका a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉडुलस का, या आप होल स्क्वायर बोलो एक ही चीज है। अच्छा, अगर यहां से समझ तो ये 2 कॉमन हो गया, 1 माइनस cos थीटा, कितना? 1 - cos थीटा। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि यहां से sin थीटा/2, ये कितना आएगा? sin स्क्वायर थीटा/2, तो sin थीटा/2 होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या रिजल्ट याद रहेगा? एक तरीके से रिजल्ट ही है जो दिमाग में रखना है, ठीक है? नोट करेगा फटाफट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड द प्रोजेक्शन of I cap plus 3j cap plus 7k cap on दूसरा वेक्टर है आपके पास 7i cap माइनस j cap प्लस का 8k cap। ठीक है, हम इसका प्रोजेक्शन इसका निकालना है इस पे। ठीक है, तो हम पहले लिख देते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर दिया है कितना बच्चे, i cap प्लस का 3j cap और प्लस का कितना 7k cap, और बी वेक्टर को हम मान लेते हैं 7i cap माइनस j cap प्लस का कितना 8k cap। निकाल लिया। तो हमें चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन किस पे बच्चे, बी वेक्टर। फॉर्मूला होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का, सही बात है, डायरेक्ट लिखें तो सीधा सीधा आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 7k कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 7i कैप माइनस j कैप प्लस का 8k कैप और डिवाइड बाय नीचे इसी का मैग्नीट्यूड यानी b वेक्टर का, ये आ जाएगा 49 प्लस 1 प्लस का 64, यानी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7 और ये आ रहा है -3 और ये आ रहा है 8 सके 56 और डिवाइड बाय रूट अंडर 49 1 50 114। तो ये सॉल्व होके कितना आ रहा है, 7 में से 3 गया 4 4 56 4 60 डिवाइड बाय रूट अंडर 114। बाकी सिंपलीफिकेशन आपका हिस्सा है, आप कर सकते हो। बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिया हमारे पास एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप ऑन वेक्टर दिया हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप इज 1 अपॉन रूट अंडर 30। तो कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। समझे, हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस है, तो हम डायरेक्ट लिखें तो हमारे पास इसका प्रोजेक्शन इस पे है, मान लीजिए इसका नाम ए वेक्टर दे दिए और इसका नाम क्या दे दिए बी वेक्टर। तो बेसिकली हमें दिया है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना रूट अंडर, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसका इससे प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो आएगा 2x, सोचते जाना हाँ या ना बोल, माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस का 5 बोल आया, डिवाइड बाई इस पे निकाल रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 और प्लस का 25 और ये बराबर है रूट अंडर 130, हाँ या ना रूट अंडर 30 का बोला है। ए बी रूट अंडर 30 ए बी रूट अंडर 30 कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास 2x प्लस 6 जो आया वो -1 के बराबर है, हाँ या ना, सॉरी प्लस 1, 2x प्लस 6 कितना आया 1 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी दिख रही है -5/2, -5/, क्या सही लिखा गया या कुछ गड़बड़ है, सही है, कोई दिक्कत, चले आगे नेक्स्ट। आप थोड़े ऊपर, ये तो आसान हो गया आपके लिए। कह रहा है आपके पास इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस एक्स माइनस 1j कैप प्लस k कैप एंड बी वेक्टर, एंड हमारे पास बी वेक्टर दिया है यहाँ पे इज इक्वल टू x प्लस 1i कैप, ठीक है, प्लस का j कैप और प्लस का k कैप, मेक एन एक्यूट एंगल, मेक एन एक्यूट एंगल, कैसा एंगल बना रहा है एक्यूट एंगल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x belongs to r, x belongs to r, then find value of a, then find value of a, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, जिसके चलते जो ये एंगल है वो एक्यूट होना चाहिए, यानी cos थीटा की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, 0 से π/2 के बीच में एक्यूट, अभी लिखा है, ठीक है, वो तो बात की बात है, यानी हमें एंगल की तरफ जाना है, यानी फिर से a वेक्टर डॉट क्या निकालना है, निकाल के देखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डायरेक्ट लिखे क्या,
x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस, अरे हाँ है ना, यहां से x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई वन, x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई वन और प्लस यहां से वन मल्टीप्लाइड बाई ए, आया क्या? यही आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पक्का? सोच लिया? अच्छा, इसमें कह रहा है कि एक एक्यूट एंगल बनना है, क्या बनना है? यानी अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो यार एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का वन और प्लस का ए, यानी ये सॉल्व कर रहे हैं तो यार एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस वन और प्लस का ए, यही आ रहा है, कोई दिक्कत है? और अगर एक्यूट एंगल बनना है तो ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, समझना, फॉर एक्यूट एंगल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या होना है? ग्रेटर देन, यानी इस वाले क्वांटिटी को एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन प्लस ए को क्या होना है? हाँ या ना बोल? ग्रेटर देन जीरो मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो उस समय जब ए वाली क्वांटिटी यानी ए ग्रेटर देन जीरो हो और डी लेस देन इक्वल टू, केवल डी लेस देन क्या हो? जीरो, हाँ या ना? तो ए तो यहां वन बैठा, ए क्या बैठा? ये तो पॉजिटिव है, यानी इसके डिस्क्रिमिनेंट कितनी होनी चाहिए? जीरो से, अरे आया नहीं आया, तो यहां से d लेस देन जीरो अगर होना है तो d का मतलब d स्क्वायर, d का मतलब d स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, हाँ या ना? माइनस 4, a के जगह क्या लिखेंगे हम? 1, और c के जगह हमारे पास है माइनस 1 प्लस a, और लेस देन क्या लगाएंगे? 0, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहां से देख प्लस का 4 ही लिख देते हैं और प्लस माइनस का 4 लिख देते हैं, लेस देन 0, हाँ या ना? तो यहां से हम लिखेंगे 8 माइनस 4a लेस देन 0, तो हम यहां से बोल सकते हैं 4a ग्रेटर देन 8, यानी a ग्रेटर देन 1 बाई, अरे आया नहीं आया, a ग्रेटर देन कितना आ गया बच्चे? कुछ गड़बड़ लिखा क्या? हाँ गड़बड़ लिखा, देख तो एक बार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? ये सही लिखा ना? b स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा a 2 का स्क्वायर, a वाला b स्क्वायर हो गया ना, ये तो ठीक है, तो आखिरी में जो, अच्छा एक सेकंड, ये 4 हो गया, ये आ जाएगा माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4, और ये हो जाएगा कितना? माइनस का 4a, सही लिखा, और लेस देन कितना है? 0, सही लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। आपने 8/4 ही कर रहे थे, आपने 1/2 लिख दिया, उसे 2, अच्छा 2 होना था, ओके, अच्छा वहां लास्ट वाले स्टेप में वो 8/4 था, अच्छा हम 4/8 ले ली, हाँ तब ठीक है, 8 माइनस 4a लेस देन 0, तो 4a ग्रेटर देन 8, तो a की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? ग्रेटर देन 2, सॉरी, क्लियर है? अब ये आपका वेक्टर किस में चला गया? हाँ भैया जा सकता है, कुछ भी कहीं भी जा सकता है, संभव है, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए वेक्टर डॉट आई कैप जो है वो बराबर है ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप के, और ए बराबर है ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है, तीनों आपस में क्या है बच्चे? बराबर है, तो कह रहा देन फाइंड द यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, हमें क्या निकालना है? ए वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है? अब एक बात बता, ए एनालिसिस टाइप क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसमें, कि हमारे पास ए कह रहा है कि ए वेक्टर मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए एक्स आई कैप प्लस क्या मान लिए बच्चे? वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, यानी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, हाँ या ना? तो ये खुद ही कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट आई कैप जो है वो कितना होगा? एक्स होगा, अरे हाँ या ना? और सिमिलरली ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप जो होगा वो एक्स प्लस वाई होगा, नहीं क्या? अभी बताया, ये प्रॉपर्टी में लिखा है, और उसी तरीके से ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप जो होगा वो कितने के बराबर होगा? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x है वो बराबर है x प्लस वाई के, और ये बराबर है x प्लस वाई प्लस, तो अगर इस दोनों को इक्वेट करें तो y 0 आ गया, और इस दोनों को इक्वेट करें तो z 0 आ गया, अरे नहीं क्या? तो बेसिकली केवल x बचा कितना? i कैप ही बचा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, क्या है? तो x i कैप अगर है तो हमारा a वेक्टर, x को हम x ही रखें, सॉरी, हमारा सीधे सीधे लिख देते हैं, देन जो हमारा a वेक्टर है वो सीधा सीधा केवल क्या आएगा? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो x की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? अरे आया नहीं आया, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन? नोट कर फटाफट,
लिखते जा फटाफट। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a plus 2b plus 3c equal to 4, then find list value of a square plus b square plus c square। ठीक है, अगला है फाइंड a यूनिट वेक्टर, a vector which makes an angle pi by 4 with z axis, and it is such that a vector plus I cap plus j cap is a unit vector, कह रहा है वेक्टर a vector comma b vector and c vector are of same length, and when taken pairwise they form equal angles if, कुछ इंफॉर्मेशन है, if a vector is equal to I cap plus j cap, b vector is equal to j cap plus k cap, then find c vector, अगला है if a vector comma b vector comma c vector are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes, so that the vector a vector plus b vector plus c vector is equally inclined to a vector comma b vector and c vector. Next step, if a vector is equal to 4 I cap plus 6 j cap and b vector is equal to 3 j cap plus का 4 k cap, then find component of a vector along b vector, ठीक है। हो गया, इधर हो गया, मिटा दे। चलिए, तो हमारे पास क्या कह रहा है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन अपने पास,
कि a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर सॉरी a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 4 है, फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर की लिस्ट वैल्यू। क्या निकाली है इसकी? हमें लिस्ट वैल्यू निकाली। अब इस क्वेश्चन में हमें और कोई क्लू दिया ही नहीं, हम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लेके कहां से आए? हमारे पास अगर कुछ क्लू दिया रहता कि हाँ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर से कुछ बन रहा होता है तो होल स्क्वायर करके शायद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आता 2ab 2bc। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बहुत कम इंफॉर्मेशन है और हमें एनालाइज करना पड़ता है कि बेसिकली ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। किसका? जिसमें एक वेक्टर a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप है और दूसरा वेक्टर i कैप प्लस 2 j कैप प्लस का 3 k कैप है। सोच थोड़ा, नहीं क्या सोच ले, हम करके दिखा रहे हैं। जैसे मान ले इस क्वेश्चन में कि एक वेक्टर तुमने p वेक्टर मान लिया a i कैप प्लस का b j कैप प्लस का c k कैप और एक तुमने q वेक्टर मान लिया i कैप प्लस 2 j कैप प्लस का 3 k कैप। तो तुम एक बात बताना, p वेक्टर डॉट q वेक्टर जो है वो तुम्हें a प्लस 2b और प्लस का 3c नहीं दिख रहा है? यानी बेसिकली a प्लस 2b प्लस 3c नहीं है, ये बेसिकली p वेक्टर डॉट क्या है? बात समझ में आ रहा है? तो हमें बेसिकली किसकी वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम या मिनिमम, लिस्ट या मैक्सिमम किसकी चाहिए? a स्क्वायर b स्क्वायर, जो कहां से आएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहाँ के मैग्नीट्यूड से आएगा और मैग्नीट्यूड लाने के लिए हमें किसे इन्वॉल्व करना पड़ेगा? cos थीटा को। अरे आया नहीं आया? तो अगर यहां से हम cos थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं तो ऊपर तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर आएगा और नीचे कितना आएगा बच्चे? p वेक्टर मैग्नीट्यूड q वेक्टर मैग्नीट्यूड। आया नहीं आया? ऊपर आपके पास कैलकुलेट हो गया, वही क्वांटिटी आएगा जो दिया है 1। अरे आया नहीं आया? और नीचे आएगा p वेक्टर मतलब रूट अंडर कितना बोल आया, और यहां पे कितना आएगा 1 प्लस का 4 प्लस का। तो ऊपर अगर इसको हम सॉल्व करें तो cos थीटा की वैल्यू a तो वैल्यू दी हुई है 4 और a वाली क्वांटिटी हमारे पास a स्क्वायर प्लस और a रूट अंडर 4 1 5 9 5। अरे आया? और इसकी हमें लिस्ट वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा एक बात बता, अगर हम इसको होल स्क्वायर कर दें इसका तो कोई दिक्कत है? कर दें? होल स्क्वायर कर देंगे तो एक ऐसा आ जाएगा बच्चे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाई। क्या ये 1 से छोटा होगा हमेशा? सोच के बता। ऊपर होल स्क्वायर, हाँ 16 कर दिया, हाँ बता क्या ये छोटा होगा हमेशा? ट्रिग्नोमेट्री भैया, मैक्सिमम वैल्यू एक cos की क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 -1 से 1 के बीच में लाई करती है। और अगर हम उसका होल स्क्वायर कर दिए तो किसके बीच में लाई करेंगे? 0 से। अरे बताया नहीं बताया? 0 से 1 यानी ये हमेशा 1 से छोटा ही रहा होगा, 0 से बड़ा रहा होगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बता अब यहाँ पे कि क्या इसको हम 8 लिख दे और इसको 7 लिख दे क्या? तो ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है क्या 8/7 और यहां दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लेस देन इक्वल टू। हमें इसकी लिस्ट वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है? पलट दे इसको, इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दे, जैसे भी समझे। तो आप यहां से बोलोगे ना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8/7 है। सही लिखा क्या? सोच ले थोड़ा, सही लिखा क्या? सही लिखा। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या आने वाली है? बोल जल्दी। 8/7 ही आएगी ना छोटी, क्योंकि ये इससे तो बड़ा है ना सारे वैल्यू। अरे इससे तो सारी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर की क्या है? बड़ी है। तो सबसे छोटी वैल्यू कितने के बराबर होगी? 8/7 के। अरे आया नहीं आया? तो इस तरीके क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे, ठीक है। अगले में आ जाए, कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर a वेक्टर व्हिच मेक्स एन एंगल π/4 विद द z एक्सिस एंड इट इज सच दैट a वेक्टर प्लस i कैप प्लस j कैप इज ए यूनिट वेक्टर। फिर से ये क्या है हमारे पास? यूनिट वेक्टर। तो हमें किसकी तलाश है? a वेक्टर की। मान लिया लेट a वेक्टर इज इक्वल टू कितना? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। क्वेश्चन नंबर मार्किंग करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? 2 की। ए वेक्टर को हमने कितना मान लिया? xi का प्लस yj का प्लस। तो ये बात होता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। हाँ या ना? पहले जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको कलेक्ट कर लिया जाए। अच्छा उसके बाद z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है? π/4। क्या
तो जेड एंगल के साथ कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइन बता दिया। तो कॉस गामा मतलब जेड एक्सिस के साथ जो बन रहा होगा वो ए वेक्टर डॉट के कैप रहा होगा और नीचे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड के कैप का मैग्नीट्यूड रहा होगा। सोच ले। अरे ए वेक्टर के कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा ना भैया जेड एक्सिस के अलोंग है। अगर वाई एक्सिस के अलोंग बना रहा था तो जे कैप से, और एक्स एक्स के अलोंग आ रहा है। अच्छा ठीक, तो cos पाई बाई 4 कितना 1/√2 और यहां से केवल कितना आएगा z आएगा और नीचे इसका यूनिट वेक्टर कितना 1 है और k कैप भी कितना होता है 1, यानी सीधे सीधे दिख गया कि z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/√2। सोच ले z कितना आ गया हमारे पास 1/√2। अब दूसरा इंफॉर्मेशन कह रहा है कि ये जो क्वांटिटी है a वेक्टर प्लस i कैप प्लस j कैप ये यूनिट वेक्टर क्या है, पहले है क्या ये भी देख ले। a वेक्टर प्लस i कैप प्लस j कैप अगर हम लिखना चाहें तो x प्लस 1 i कैप है। सोच ले a वेक्टर को क्या लिख रहा है x i कैप प्लस का y j कैप प्लस का z k कैप लिख रहा है ना x a को। तो i कैप को साथ रखा x प्लस 1 हो गया प्लस y प्लस 1 कितना बच्चे j कैप और प्लस केवल कितना z k कैप। सही लिखा क्या, सही लिखा, कोई दिक्कत है इसमें, सही लिखा। और e भी आपका क्या है यूनिट वेक्टर, e भी क्या है आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन e भी आपका क्या है, तो यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड है e भी कितनी है 1 है। यानी हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर e भी कितने के बराबर है। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2y और प्लस का z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओपन कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर करके स्क्वायर रूट गायब कर दिया, हाँ या ना। तो यहां से जो अरेंज होके जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है वो मिल रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2y, साथ में क्या मिल रहा है 1 प्लस 1 कितना 2, हाँ या ना। 1 ही है, दो बार है ना ये तो 1 प्लस 1 2, तो एक 1 से 1 काट दिया प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिख दिया। सोच लिया तो होल स्क्वायर करा ना 1 का स्क्वायर का 1 ही होता है। अरे लोचा नहीं चाहिए अपने, है ना। अच्छा x स्क्वायर प्लस z y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना है, तो क्या यहां पे हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं क्या 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। तो क्या हम यहां पे लिख पा रहे हैं कि x प्लस y इज इक्वल टू -1 लिख पा रहे हैं क्या। तो क्या यहां से हम x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं क्या, x की वैल्यू हाँ निकाल पा रहे हैं। x की वैल्यू माइनस को कॉमन करके y प्लस 1 लिख सकते हैं। अरे नहीं क्या, x की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन करिए क्योंकि दोनों नेगेटिव में 1 प्लस y या y प्लस 1, हाँ या ना। और अगर ये चीजें हमें निकल गई, y भी निकल गई और z हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब हम x भी निकाल सकते हैं। कहां से, बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कि x स्क्वायर प्लस y के जगह हम क्या लिखने वाले हैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर गायब कर चुके, ठीक है। और प्लस z स्क्वायर की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू कितने के बराबर है। तो हम यहां से बोलेंगे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर ठीक है, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या आप x में ही कन्वर्ट कर लो, क्या दिक्कत है। आप y में कन्वर्ट करो, क्या करो x में कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी इच्छा। चल y स्क्वायर प्लस यहां से क्या लिख देगा y स्क्वायर प्लस क्या लिखेगा 1 और प्लस का इक्वल टू 1 माइनस 1/2, हाँ या ना बोल। ओके 2y स्क्वायर और प्लस का कितना 2y, सही लिखा क्या 2y स्क्वायर प्लस 2y, इधर कितना आ गया हम इधर लिख देते हैं -1/2, 2 माइनस 1/2 और फिर से -1/2 कितना, हाँ इधर वाला 1 हो गया कितना बच्चे -1/2। ओके तो इस साइड लेके आ जाएंगे, 2 कॉमन करके हटा लें, ये कहना चाह रहे हैं y कॉमन ले ले। ओके थोड़ा सा ये कितना होगा y स्क्वायर प्लस y एक 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो रहा है। ओके ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वही कर रहा है, हमें नहीं पता। फिर y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू कितना हो रहा है -1/4 -1/4, ऐसा दिख रहा है क्या y कॉमन। फिर तो इसको सॉल्व करने के लिए और कॉम्प्लिकेटेड जाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं फिर, क्योंकि ऐसा दिक्कत दिख रहा है।
इसको हम ऐसे लिख दे क्या, 4y² प्लस 4y और प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दे, सोच ले हाँ या ना। अब थोड़ा ध्यान से देख, तो ये और कुछ नहीं, ये 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है क्या। तो यहां से तुम्हें y की जो वैल्यू है वो -1/2 दिख रही है। y की वैल्यू कितनी दिख रही है, y की वैल्यू -1/2 यहां पुट कर दे, तो x की वैल्यू -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू भी -1/2 दिख जाएगी हाँ या ना। तो क्या आपको रिक्वायर्ड ए वेक्टर मिल गया क्या, हाँ। तो ए वेक्टर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देना, ए वेक्टर आ जाएगा -1/2 i कैप -1/2 j कैप और प्लस 1/√2 कितना बचे k कैप। यही हमारे रिक्वायर्ड ए वेक्टर है। पूरी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से चल रही है, ज्यादा हो गया नहीं, ठीक है। चल नोट करें फटाफट नोट करें, कुछ नहीं है, सब सिंपल कैलकुलेशन ही तो होते चला गया। जो जो इंफॉर्मेशन है उसको डिराइव करते चले गए। पहले यूनिट वेक्टर 1 कर दिया, फिर जेड एक्सिस के साथ कोसाइन लगा के जेड की वैल्यू निकाल ली, फिर बोला कि ये जो प्रोडक्ट है आपका ये वाला, ये फिर से यूनिट वेक्टर है, तो ऐड करके एक साथ करके इसको 1 के कर दिया, यहां से डिराइव करके y या x किसी की वैल्यू निकाल लो, उठा के इसमें पुट कर दो, x या y जो भी निकालना है निकाल लो, z तो ऑलरेडी निकल चुका है, इक्वेशन में पुट कर दो, आ गया ये वेक्टर। क्या लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है क्या, ऐसा है ना। ले पहाड़ बना दिया हमने। पूछ ले कुछ समझ नहीं आ रहा है। x² प्लस y² प्लस z² 1 के बराबर, पहला इंफॉर्मेशन। ये z एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, π/4, तो z एक्सिस के साथ cos गामा a वेक्टर डॉट कितना k कैप, ऑब्वियस ही बात है z एक्सिस के साथ, डिवाइड बाय a वेक्टर मैग्नीट्यूड k कैप, e भी यूनिट वेक्टर e भी यूनिट वेक्टर, और इसका हम अभी प्रोडक्ट बताए थे केवल z ही बचता है, तो यहाँ बच गया z इक्वल टू 1/√2, z की वैल्यू निकाल के छोड़ दे। ये वाला कंपोनेंट भी हमारा यूनिट वेक्टर दिया, ये भी जो भी वेक्टर है, ए वेक्टर में हम ऐड कर रहे हैं आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, कोई एक और वेक्टर है तो हम एडिशन ऑफ वेक्टर लगाए, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप प्लस i कैप प्लस j कैप, तो i कैप को साथ रखा तो x प्लस 1 i कैप हो गया, j कैप को साथ रखा तो y प्लस 1 j कैप हो गया, और 0 और प्लस z है, z यहाँ k कैप नहीं है मतलब क्या है 0 है, तो 0 को साथ रखा तो z कैप, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका हमने मॉडुलस ले लिया, क्या हो गया 1 कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर करके ओपन कर दिया, इसकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, यहां से हमारा ये रिलेशन मिल गया। हो गया चल चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ऑफ सेम लेंथ, सभी का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम यहीं से शुरू कर देते हैं, समझेंगे कि हमारे पास ए वेक्टर मॉडुलस, बी वेक्टर मॉडुलस और सी वेक्टर मॉडुलस, ये तीनों आपस में क्या है बराबर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आर ऑफ सेम लेंथ एंड व्हेन टेकन पेयर वाइज दे फॉर्म इक्वल एंगल्स, तो जब इनको हम साथ ले रहे हैं एंगल कैसा बना रहा है, इक्वल बना रहा है, ठीक है। यानी cos थीटा अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ले रहे हैं, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ले रहे हैं और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ले रहे हैं, ये सारे सीधा सीधा बात है, चल ठीक है। आगे इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें सी वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, तो मान लिया सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई का प्लस का वाई जे का प्लस का कितना बचे जेड के का। हम पहले ए और बी के बीच में इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि cos थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस, हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये तो दिया है ना, ए वेक्टर हमारे पास कितना दिया है बच्चे, आई कैप प्लस का जे कैप, और बी वेक्टर हमारे पास कितना दिया है जे कैप प्लस, और डिवाइड बाय रूट अंडर इधर भी 2 और रूट अंडर इधर भी 2, तो यहां से जो cos थीटा हमारे पास आई वो कितनी आई ऊपर 1 प्लस कितना 1, यानी 2 डिवाइड बाय 2, यहां से 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो गया, एक ऊपर कितना आएगा ओनली 1, कितना आएगा और नीचे कितना आएगा 2,
ठीक है, तो cos थीटा कितना आ गया 1/2। ये किसके बीच में आया? cos 60 हो गया। अभी हम उस पे जाएंगे इधर। ये किसके बीच में आया? a डॉट b, यानी ये बात तो तय हो गया कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाई a b जो है वो 1/2 के बराबर है। हाँ या ना? a बराबर होगा b वेक्टर डॉट और a बराबर होगा c वेक्टर डॉट। अरे आया नहीं आया? ये बात समझ में आ रही है? अब ये अगर बराबर है तो हम थोड़ा b डॉट c निकालें। क्या निकालें? b डॉट, अरे आ रहा नहीं आ रहा, b वेक्टर डॉट c वेक्टर, b वेक्टर डॉट c वेक्टर डिवाइड बाई bc। b हमारे पास कितना आ रहा है √2 और c हमारे पास √x² प्लस y² प्लस z²। सोचा क्या? ऊपर हमारे पास b डॉट c है, b डॉट c, b हमारे पास कितना है j कैप प्लस k कैप, तो केवल y और z आएगा, यानी y प्लस z डिवाइड बाई √2 और ये हमारे पास √अंडर कितना बच्चे x² प्लस y² प्लस का z²। सोच ले पहले, नहीं तो पता चला हम ही करते चले जा रहे हैं। कुछ गड़बड़ लिखा क्या? मैग्नीट्यूड सेम लिखा, a वेक्टर डॉट c वेक्टर। बोले अरे आया नहीं आया? और कुछ दिया है क्या इसमें इंफॉर्मेशन? यूनिट वेक्टर वगैरह कुछ ऐसा दिया है क्या? सेम लेंथ का है। किस लेंथ का है? अच्छा एक बात बता, अगर सेम लेंथ का है तो c वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड √2 ही आने वाली है, इसकी भी मैग्नीट्यूड क्या आने वाली है √2, तो इसको भी हम क्या लिखने वाले हैं √2 ही लिखने वाले हैं। हाँ या ना? लिखते क्या? हटाएंगे। और एक कितने के बराबर है 1/2। हाँ या ना? तो यहां से एक रिलेशन बना y प्लस z इक्वल टू 1। बोल आया? सिमिलरली हमने ले लिया, ये किसका ले लिया, a डॉट b निकाल लिया, b डॉट c निकाल लिया। अब हम c डॉट a निकाल रहे हैं। डायरेक्ट लिख दे क्या? c वेक्टर डॉट a वेक्टर मॉडुलस, c वेक्टर मॉडुलस a वेक्टर जो है वो आएगा c और a कितना आ जाएगा x प्लस y डिवाइडेड बाई कितना 2 इक्वल टू 1/2। तो यहां से x प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और इस दोनों को अगर हम इक्वेट कर ले तो यहां से हम पा रहे हैं कि x इक्वल टू z आ रहा है। सोच लो x इक्वल टू क्या आ रहा है, z आ रहा है, 1 1 सब्ट्रैक्ट करके। हाँ या ना? और किसी एक से निकाल ले, यहीं से अगर y निकालना चाहता है तो 1 माइनस x आ रहा है, y निकालना चाहता है क्या आ रहा है 1 माइनस x आ रहा है। ये सारी चीजें हैं। अब हमारे पास कह रहा है कि x² प्लस y² प्लस z² हमारे पास कितने के बराबर है 2 के बराबर है, x² प्लस y²। अब इसमें और कोई डाटा दिया है क्या? और कोई डाटा इसमें और कोई डाटा है क्या? और कोई डाटा नहीं है, ठीक है। तो चलिए कोई बात, x² प्लस y² प्लस z² कितने के बराबर है √2 के बराबर है। हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू सेम लेंथ है, तो जितना a वेक्टर होगा उतना ही b वेक्टर है, c b वेक्टर और c a वेक्टर और b वेक्टर कितना है √2 है, तो c वेक्टर भी कितना है, यानी यहां से ये बात तय हो गई कि x² प्लस y² प्लस z² कितने के बराबर है 2 के बराबर है। हाँ या ना? तो यहाँ x² z² एक ही सी है तो लिख देते हैं सीधे 2x²। बोल आया? और प्लस y के जगह हम लिख देते हैं 1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 लिख दिया। बोल आया? तो यहां से हम लिख देते हैं 2x² प्लस का 1 प्लस का x² माइनस का 2x और माइनस 2 इक्वल टू, तो यहां से 2x² प्लस x² कितना आ गया, और यहां से आ गया माइनस का 2x माइनस का, और यहां से आ गया प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना क्या? तो -3 है तो क्या लिखेंगे बच्चे 3x² माइनस 3x प्लस का x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 कॉमन किया था x माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन किया था x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक x की वैल्यू 1 आ रही है और एक x की वैल्यू -1/3 आ रही है। बोल आया? x 1 आया, अगर ये वाला मिटा ले, नहीं आ रहा समझ में? आ गया? तो हमारे पास अगर x 1 आ रहा है, x अगर 1 है तो z भी कितना है 1, तो y कितना है 1 माइनस 1 यानी 0। हाँ या ना? तो यहां से जो वेक्टर c वेक्टर बन रहा है वो बन रहा है i कैप प्लस 0 j कैप प्लस का k कैप 1। बोल आया? और अगर x की वैल्यू हम कितना रख दें -1/3, तो हमारा z भी कितना आएगा -1/3, और y कितना आएगा 1 माइनस प्लस 1/3, तो 3 1 4/3 कितना बच्चे? तो यहां से जो c वेक्टर आएगा वो आएगा -1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप -1/3 k। बोल आया? 2 सी वेक्टर इस कंडीशन के साथ पॉसिबल है। क्लियर है? चले अगले पे चले, नोट कर ले फटाफट। अब पूरा मिटाएंगे और उसके बाद समाप्त।
हो गया, इधर वाला ऊपर वाला हो गया। अच्छा, इसका तो सॉल्यूशन आसान है, डायरेक्ट लिख देते हैं। ए वाले लास्ट वाले का देख, सीधा सीधा है कि ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, हमें कंपोनेंट चाहिए ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अभी पढ़ाया था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग कितना बच्चे, बी वेक्टर। फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का अलोंग था ए वेक्टर ना, सॉरी अलोंग बी वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे बी वेक्टर मॉडुलस और यहाँ क्या लिखेंगे, बी वेक्टर। बोल आया? तो ये सिंपल चीज है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डायरेक्ट निकाल ले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 4 इधर आई है तो इधर कुछ नहीं है, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख देते हैं। ये हमारे पास आ रहा है कितना बच्चे, 4i कैप प्लस का 6j कैप डॉट किसके साथ, बी वेक्टर, दैट इज 3j कैप प्लस का 4k। तो यहां से आ रहा है 4 इंटू 0 खत्म, i कैप इंटू i कैप, j कैप केवल आएगा, वो आएगा 18। कितना आएगा, k कैप तो 0 हो गया, a वेक्टर डॉट। और हमारे पास अब ये सीधा सीधा लिख रहे हैं 18 बाई b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चे, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16। और यहाँ हम b वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 3j कैप प्लस का 4k कैप। तो ये आ जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 18/5 और यहाँ आ जाएगा 3j कैप प्लस का 4k कैप। बोला है, सिंपल है। होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर है ना बच्चे, सॉरी होल स्क्वायर है, तो यहाँ कितना होगा 25। होल स्क्वायर है ना, बी वेक्टर मॉडुलस का होल स्क्वायर। हो गया, मिटा दे, ये वाला हो गया, बस इतना ही। बस देख ले फटाफट, इसके बाद नोट कर लेना, देखेंगे इधर। कह रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली यानी ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, 0 हो गया, खत्म। उसके बाद इक्वल मैग्नीट्यूड। उसके बाद कह रहा है सो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर। तो मान लिया θ1 एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बना। तो यहां से हम अगर cos θ1 निकालते हैं तो यहां लिखेंगे ना ए वेक्टर डॉट कितना लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, और नीचे क्या लिखेंगे, ए वेक्टर मॉडुलस, और यहां लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉडुलस। हाँ या ना बोल। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि cos θ1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए वेक्टर का स्क्वायर, यानी ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर, और नीचे आ रही है कितनी बच्चे, ए वेक्टर मॉडुलस, यहां आ रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर मॉडुलस। यानी बेसिकली सिंपलीफाई होकर आ रहा है ए वेक्टर मॉडुलस डिवाइड बाय कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉडुलस। हाँ या ना। सिमिलरली अगर हम बी वेक्टर एंड क्या ले लेते हैं बच्चे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसके बीच का एंगल हम ले लेते हैं θ2। तो हम सीधे लिख रहे हैं cos θ2 आएगा बी वेक्टर मॉडुलस डिवाइड बाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉडुलस। हाँ या ना। और तीसरा हम cos θ3 ले लेते हैं जो किसके बीच में आ रहा है बच्चे, सी वेक्टर और ए वेक्टर भी, तो वो आएगा हमारे पास सी वेक्टर मॉडुलस कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस कितना, सी वेक्टर मॉडुलस आएगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीनों वेक्टर जो है उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों क्या है, इक्वल है। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर तो क्या है, सेम है। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि cos θ1 किसके बराबर है और ये बराबर है किसके, इसीलिए क्या है, इक्वली इंक्लाइंड। क्या ये बात समझ में आई? ये बात हुई आपकी किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। किसकी? अब इसके अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। इतनी बेसिक क्वेश्चन, ये सब बेसिक ही है जो आपके कंसेप्ट को बेहतर किया। अब इसके बाद पीवाईक्यू में आप जाओगे, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पक्का नोट करेगा फटाफट।